हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। कर्सर्स। पीएलएसक्यूएल में कर्सर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कर्सर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हर दूसरे ईयर में या नियरली हर ईयर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि कर्सर्स बताओ और उसके टाइप्स बताओ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कर्सर क्या होता है, ठीक है। तो उससे उसके उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा पीएलएसक्यूएल कैसे काम करता है, ठीक है। तो पीएलएसक्यूएल के पास मेमोरी में एक होता है प्रोग्राम ग्लोबल एरिया, ठीक है। प्रोग्राम ग्लोबल एरिया होता है, ठीक है। प्रोग्राम ग्लोबल एरिया क्या होता है, जिसमें पीएलएसक्यूएल सारे के सारे वेरिएबल्स जो कि अभी हमने डिक्लेयर किए हैं उनको स्टोर करता है, ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, इन सारी चीजों को स्टोर करता है। और साथ ही साथ कोई टेम्परेरी रिजल्ट अगर उसको स्टोर कराना है तो उसको भी स्टोर कराता है प्रोग्राम ग्लोबल एरिया के अंदर, ठीक है। प्रोग्राम ग्लोबल एरिया या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीए बोलते हैं लोग, पीजीए। पीजीए के अंदर एक होता है कॉन्टेक्स्ट एरिया, ठीक है, सीए, दैट इज कॉन्टेक्स्ट एरिया। ये कॉन्टेक्स्ट एरिया क्या करता है, अगर कोई भी, अगर मान लो तुम एक टेबल T1 पे काम कर रहे हो, इस टेबल पे तुम काम कर रहे हो, ठीक है। और तुमने एक सिलेक्ट करने हैं, सारे के सारे टेबल सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम T1, ठीक है। ये इसका इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ पे मैंने सिंगल क्वेरी लिखी है, वो एसक्यूएल क्वेरी क्या कह रही है कि मुझे सारे के सारे टेबल सिलेक्ट करने हैं T1 से, ठीक है। तो अब इसका ये चीज एक्चुअली अगर हम पीएलएसक्यूएल में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखते हैं। पीएलएसक्यूएल क्या करता है, टपल बाय टपल मैनिपुलेट करता है, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी जो टेबल है उसको एक साथ एक्सेस नहीं करता, वो पहले टेबल में जाएगा, ठीक है। सपोज ये सारे टेबल्स हैं उस टेबल के अंदर, तो हमारे पास पीएलएसक्यूएल क्या करेगा, सबसे पहले अगर उसने ये वाली चीज पढ़ी कि मुझे सारे के सारे टेबल्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम T1, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस पूरी की पूरी टेबल को इस कॉन्टेक्स्ट एरिया में डाल देगा, ठीक है। उसने इस पूरी टेबल को कॉन्टेक्स्ट एरिया में डाल दिया, ठीक है। और अब मैं कहता हूं कि C1 एक कर्सर है जो कि इस चीज के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। C1 इज अ कर्सर व्हिच विल सेलेक्ट टपल्स फ्रॉम दिस टेबल। तो हमारे पीएलएसक्यूएल ने क्या किया, इस टेबल को पूरा इधर डाल दिया, और जो हमारा C1 जो कर्सर हमने डिफाइन किया था, उस कर्सर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ठीक है, ये कर्सर कहां पे पॉइंट कर रहा है, ये पहले टेबल पे पॉइंट कर रहा है इस T1 पे, ठीक है। और T1 अभी कहां पे प्रेजेंट है, कॉन्टेक्स्ट एरिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट एरिया खुद कहां है, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया के अंदर, ठीक है। तो अगर जैसे मैं ये चीज डिफाइन करूंगा कि C1 इज अ टपल दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट, मतलब C1 एक ऐसा टपल है जो कि इस टेबल के ऊपर रेंज करेगा, तो मेरा पीएलएसक्यूएल क्या करेगा, इस टेबल को उठा करके कॉन्टेक्स्ट एरिया में डाल देगा, और C1 का जो पॉइंटर है वो सेट कर देगा पहले टपल के ऊपर, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं टपल्स को प्रोसेस करता जाऊंगा, ठीक है, कि मान लो मैंने पहले टपल को प्रोसेस कर लिया, फिर मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट पे आ जाएगा, फिर आगे नेक्स्ट पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कर्सर जो होता है वो काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली जब कर्सर मेरा पहले वाले टपल पे होगा तो मैं इस टपल को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर जैसे दूसरे वाले टपल पे जाएगा फिर दूसरे टपल को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इस तरीके से हमारा कर्सर आगे बढ़ता है। बेसिकली कर्सर क्या, कर्सर वर्क्स द पॉइंटर दैट पॉइंट्स समवेयर इन द कॉन्टेक्स्ट एरिया, ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड ओवर सम रिलेशन, ठीक है, इट इज लिंक्ड टू सम रिलेशन। तो अब कर्सर्स कितने तरीके के होते हैं पीएलएसक्यूएल में, तो पीएलएसक्यूएल में कर्सर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट कर्सर और एक होता है एक्सप्लिसिट कर्सर, ठीक है। तो कर्सर्स के बारे में देखते हैं, दो तरीके के हैं, एक हो गया इम्प्लिसिट और दूसरा हो गया एक्सप्लिसिट, ठीक है। इम्प्लिसिट एज द नेम सजेस्ट कि ये हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एक्सप्लिसिट इसको यूजर क्रिएट करता है, ठीक है, यूजर, और इसको कौन क्रिएट करता है, सिंस ये पहले से प्रेजेंट है तो ओरेकल, ठीक है। ओरेकल ने हमेशा इम्प्लिसिट कर्सर तो यही रखा है, और इम्प्लिसिट कर्सर का नाम हमेशा क्या होता है, एसक्यूएल। इम्प्लिसिट कर्सर का नाम हमेशा एसक्यूएल होता है। यूजर डिफाइंड कर्सर का नाम कुछ भी हो सकता है, यूजर डिफाइंड, ठीक है, यूजर डिफाइंड।
अच्छा, तो ये जो एसक्यूएल का जो इम्प्लिसिट ये जो पीएल एसक्यूएल का जो इम्प्लिसिट कर्सर है ये कहाँ पे पॉइंट करता है, ठीक है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पॉइंट करता है। ये हमेशा जो तुमने लास्ट डेटा मैनिपुलेटिंग इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, ठीक है, मतलब लास्ट क्वेरी तुम्हारी जितनी रोज को इफेक्ट कर रही है वहां पे पॉइंट करता है हमारे पास जो ये वाला कर्सर है, ठीक है। सपोज तुमने कहा इंसर्ट, ठीक है, ये एबीसी है, तुमने कहा एक डबल इंसर्ट कर दो 1 2 3 वैल्यू की, ठीक है। तो जैसे ही पीएलएसक्यूएल में ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, यहाँ पे टपल 1 2 3 आ जाएगा, तो हमारा जो एसक्यूएल कर्सर है वो पॉइंट करेगा इस साइड पे, ठीक है, मतलब इस टपल पे पॉइंट करेगा हमारा पीएलएसक्यूएल। या फिर तुमने कहा कि कोई डेटा रिट्रीवल कमांड तुमने रन किया कि सेलेक्ट वेयर c इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो हमारा जो एसक्यूएल कर्सर है वो आके यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है, इस टपल पे पॉइंट करने लग जाएगा। एक्सप्लिसिट कर्सर को यूजर डिफाइन करता है खुद से, वो कहता है कि c1 is a cursor that is defined on this table, ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। एक यूजर डिफाइन कर्सर को हम हमेशा सिलेक्ट स्टेटमेंट से ही बना सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू क्रिएट अ एक्सप्लिसिट कर्सर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एक एक्सप्लिसिट कर्सर का एक छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने इससे डिफरेंस के लिए बताएंगे कि इसको ओरेकल बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट करता है, ये यूजर कंस्ट्रक्ट करता है। इसके कर्सर का नाम हमेशा एसक्यूएल होता है, इम्प्लिसिट कर्सर का, और एक्सप्लिसिट कर्सर का नाम जो कि यूजर बताए, ठीक है। और ये कैसे काम करता है, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमेशा जो लास्ट मैनिपुलेटिंग इंस्ट्रक्शन था वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा हमेशा इम्प्लिसिट कर्सर। और एक्सप्लिसिट कर्सर को तो हम खुद ही डिफाइन करते हैं, तो जहां पे हम प्रेजेंट कराएंगे उसको वहां पे वो पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो कर्सर इज नथिंग बट सिंपली अ पॉइंटर। तो अब हम देखते हैं, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं और हम उसमें देखेंगे कि वो कर्सर कौन से टाइप का है, ठीक है। तो प्रोग्राम कुछ इस तरीके का डिक्लेयर, ठीक है, हम हमेशा डिक्लेयर से स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो डिक्लेयर में हमें क्या करना है, सपोज हमारे पास हमारे पास एक एम्प्लॉय करके एक रिलेशन है, ठीक है, उसमें एक तो है एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, एक एम्प्लॉय का नेम है और एक एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है, ऐसे रहते हैं सैलरी। तो अब हमें डिक्लेयर करना है, तो डिक्लेयर के अंदर हमें जो अब हमें, अच्छा, पर्पस क्या है हमारा, पर्पस हमारा ये है कि इसमें कुछ टपल्स हैं, ए सैलरी इसकी 10, बी सैलरी इसकी 20, सी सैलरी इसकी 30 और डी सैलरी इसकी 40, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली हर एक को सिलेक्ट करना है ना, और स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। मतलब हमारे स्क्रीन पे कुछ ऐसा आना चाहिए, ए 10, बी 20, सी 30, डी 40, ये हमारे पास टारगेट है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम अगर देखो तो हमें हर बार जब भी अपना मान लो कर्सर, हम एक कर्सर डिक्लेयर करेंगे जो कि इस पे पॉइंट कर रहा है, तो मतलब इन दोनों को उठा सकता हूं मैं, इन दोनों को उठा करके मुझे कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, फिर वो स्टोर करा करके उन वेरिएबल्स को मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा, इतना टास्क है। तो बेसिकली जिन वेरिएबल्स में मैं ये वैल्यूज स्टोर कराऊंगा उनको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए मैं डिक्लेयर करके लिखूंगा। अब मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, ठीक है, डिक्लेयर कर रहा हूं सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, ठीक है, NAME, मैं नेम करके वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूं, ठीक है। और नेम मैंने बताया था कि वेरिएबल का नाम, उसके बाद टाइप देना होता है, ठीक है। तो टाइप हम कैसे दे देंगे, सपोज इसका नाम EMP है, इस टेबल का नाम, तो मैं कैसे टाइप करूंगा, EMP डॉट, ये जो नेम है EMP डॉट नेम परसेंटेज टाइप। तो ये क्या है, मतलब कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करो नेम टाइप का, ठीक है, जिसका टाइप क्या हो, जो एम्प्लॉय डॉट नेम एट्रीब्यूट है जो उसका टाइप है वही इसका भी टाइप हो जाए। सपोज ये varchar था तो ये भी क्या हो जाएगा, varchar हो जाएगा, सिमिलरली, ठीक है। और ये स्टेटमेंट कंप्लीट है, तो यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। सिमिलरली मैं दूसरी एक को डिफाइन करता हूँ सैलरी,
सैलरी भी क्या रहेगा, एम्प्लॉय डॉट सैलरी परसेंटेज टाइप, ये भी आ गया। ठीक है, तो हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिए। अब मैं कर्सर डिक्लेयर करता हूँ फाइनली। ठीक है, कर्सर क्या है, कर्सर के लिए मुझे डिक्लेयर करना, उसका नाम लिखना पड़ेगा CURSOR कर्सर। ठीक है, ये कीवर्ड है कर्सर डिक्लेयर करने के लिए C1। ठीक है, कर्सर C1 इज, ठीक है, इतनी चीज कांस्टेंट रखनी है हर एक कर्सर के लिए। अब कर्सर के लिए हमेशा सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज होगा। ठीक है, अगर तुम कोई यूजर डिफाइंड कर्सर को, एक्सप्लिसिट कर्सर को डिफाइन कर रहे हो तो हमेशा आगे तुम्हें एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिलेक्ट emp डॉट नेम कॉमा emp डॉट सैलरी फ्रॉम emp। ठीक है, ये अपने को लिखना पड़ेगा। जैसे हमने ये लिख दिया, अब हमारे पास एक कर्सर आ चुका है C1 जो कि पॉइंट कहां कर रहा है, यहां पे। ठीक है, ये स्टेटमेंट को पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद में। ठीक है, जब याद रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि हमें हमेशा बताना पड़ेगा कि हमारा कर्सर कहाँ पे डिफाइन है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट का यूज करेंगे पूरा। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन सेक्शन हमारा खत्म हुआ। उसके बाद हमें बिगिन सेक्शन पे आना है जहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल हमारी जो कि स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो किसी भी कर्सर को यूज करने से पहले हमें कर्सर को ओपन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम ओपन करेंगे अपने कर्सर को, ओपन C1। ठीक है, हमने C1 को ओपन कर दिया। अब हमें क्या करना है, हर एक टेबल पे लूप थ्रू करना है। ठीक, तो हम एक लूप खोलेंगे, लूप है ना। अब लूप क्या करेंगे, फेच करेंगे। ठीक है, जो भी कर्सर के, जो जहां पे कर्सर जिस इंफॉर्मेशन पे पॉइंट कर रहा है हमें उस इंफॉर्मेशन को फेच करना है। ठीक है, तो हमें फेच करना है यहां से। ठीक है, फेच C1, बेसिकली C1 क्या क्या है, C1 में एम्प्लॉय नेम और सैलरी इसी ऑर्डर में। तो हमें C1 को कहां फेच करना है, हमारे दो वेरिएबल्स नेम और सैलरी के अंदर। फेच C1, ठीक है, इनटू फेच C1 इनटू नेम कॉमा सैलरी। ठीक है, ये स्टेटमेंट। देन एग्जिट, इस लूप से एग्जिट हमें कब लेनी है, एग्जिट हमें तब लेनी है। ठीक है, एग्जिट हमें तब लेनी है, हर एक कर्सर के साथ में तीन एट्रीब्यूट्स लिंक्ड होते हैं, तीन चार मतलब कितने भी हो सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट वंस आर परसेंटेज फाउंड। ठीक है, अगर कोई टपल, अगर एक क्वेरी के करस्पॉन्डिंग कोई टपल आया तो फाउंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज नॉट फाउंड होता है एक और। ठीक है, परसेंटेज नॉट फाउंड, ठीक, ये भी होता है। और एक होता है परसेंटेज रो काउंट। रो काउंट, परसेंटेज रो काउंट रिटर्न करता है कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ने कितनी रोज को इफेक्ट किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एग्जिट के लिए हम यूज करेंगे एक परसेंटेज फाउंड एट्रीब्यूट को। ठीक है, कि एग्जिट कब करना है, व्हेन C1 परसेंटेज नॉट फाउंड। जब C1 में कोई रिजल्ट ना आए तब एग्जिट कर जाओ इस लूप से। और जब तक इस लूप में हो तब तक क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है, हमें क्या करना है, dbms, ठीक है, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुटलाइन। पुटलाइन हमें क्या प्रिंट कराना है, नेम। ठीक है, हमें नेम प्रिंट कराना है और उसके बाद सिमिलर लाइन एक और लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमें सैलरी प्रिंट करानी है। ठीक है, ये दोनों काम हमें कराने हैं और फिर हमें फाइनली एंड करना है लूप को, यहाँ पे एंड लूप। ठीक है, एंड देन हमने कर्सर को ओपन किया था, हमने फेच करा लिया, हमने लूप को ओपन किया था, लूप को एंड किया। अब हमें ओपन कर्सर को क्लोज भी करना है। ठीक है, तो हमें करना है क्लोज, CLOSE, क्लोज C1 को क्लोज कर दिया हमने। उसके बाद हमारा बिगिन खत्म हो गया, सारी की सारी वर्किंग आ गई और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे इसको। तो अगर ये देखो, ये परफेक्ट एग्जांपल है एक एक्सप्लिसिट कर्सर को डिफाइन करने का फिर यूज करने का। अगर तुम देखो कर्सर को यूज कैसे हम करते हैं, तो कर्सर, किसी भी कर्सर को यूज करने के लिए हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद उसको ओपन करना पड़ता है, उसके बाद उसको यूज करके हमें इंफॉर्मेशन फेच करनी है और फाइनली हमें उस कर्सर को क्लोज भी करना होता है। ठीक है, एंड देन एंड। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है जो कि इस चीज को डिस्प्ले कराएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लिसिट कर्सर हो गया। ठीक, अब हम इम्प्लिसिट
कि मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, ठीक है। इम्प्लिसिट कर्सर का मैं सिर्फ फील देता हूँ हल्का सा कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। सपोज एक डिलीट स्टेटमेंट है कि तुमने कुछ डिलीट किया तुमने, ठीक है। अपने यूजिंग रियल एसक्यूएल तुमने एक अच्छा सा प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम का पर्पस ये था तुमने एक टपल को डिलीट कर दिया जहाँ पे सी की वैल्यू 20 थी, ठीक है। तो तुम्हारा जब उसको रन करोगे प्रोग्राम को तो लिख के आ जाएगा प्रोग्राम कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड PLSQL प्रोग्राम कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड डिलीटेड, है ना। और मान लो ये टेबल थी, यहाँ पे सी की वैल्यू, ये एट्रीब्यूट सी था और सी की वैल्यू 20 प्रेजेंट थी, ठीक है। तब ये चीज हो रही है, मान लो तुमने लिख दिया डिलीट c इक्वल्स टू 30 जो कि इस टेबल में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम देखोगे जो रिजल्ट पिछले c इक्वल्स टू 20 के लिए आया था वही रिजल्ट c इक्वल्स टू 30 के लिए भी आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये नहीं पता लगा कि वेदर हमारा ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वहां पे यूज कर सकते हैं इम्प्लिसिट कर्सर्स को, क्योंकि हमारा एसक्यूएल जो कर्सर होगा वो वहां पे पॉइंट कर रहा होगा जहां पे जिस टपल को हमारा जो डेटा मैनिपुलेटिंग कमांड है जिसको इफेक्ट कर रहा है वहां पे हमारा कर्सर प्रेजेंट होना चाहिए एसक्यूएल का, ठीक है। तो बेसिकली हम परसेंटेज फाउंड, है ना, और परसेंटेज नॉट फाउंड का यूज करके जज कर सकते हैं कि वेदर टपल थी वहां पे, ठीक है, तो उसने डिलीट किया या फिर कुछ था ही नहीं और वो उसने डायरेक्टली प्रिंट करा दिया है। तो इन सारी कंडीशन से लड़ने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इम्प्लिसिट कर्सर्स को, ठीक है। तो कर्सर का डेफिनेटली कर्सर की शायद पूरी वर्किंग समझ में आई होगी, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं आता कर्सर्स में कभी भी, ठीक है। और हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो का, ठीक है, जितने भी नोट्स हैं आपको हमारी वेबसाइट बुलेट वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में